मेरा नाम सुमित है। हम सब लोग एक ही घर में रहते थे, मेरे माता पिता, चाचा चाची और मैं। हमारा घर बड़ा था, जहाँ दिन की शुरुआत माँ की पुकार से और रात का अंत पिताजी की प्रार्थनाओं से होता था। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया, जब मेरी इकलौती बुआ अचानक हमारे घर आ गईं। उनके आने की कोई खबर नहीं थी। बुआ और फूफा जी के बीच झगड़े हमेशा होते रहते थे, लेकिन इस बार वे अपने छोटे से बैग के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। उनके साथ उनकी बेटी ज्योति भी थी, छोटी उम्र, खामोश आंखों में अनगिनत सवाल। पिताजी ने दरवाजा खोला तो बुआ ऐसे अंदर दाखिल हुई जैसे बरसों बाद कोई अपना घर लौट आया हो। माँ ने किचन से झांककर देखा और बस इतना कहा, फिर आ गई। उनकी आवाज में न नाराजगी थी, न अपनापन। बुआ सोफे पर बैठते हुए बोली, भैया, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। वह आदमी मुझे मारता है, इज्जत नहीं देता। अब मैं यही रहूंगी, अपनी बेटी के साथ। घर कुछ पल के लिए खामोश हो गया। फिर पिताजी ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा घर वही है जहां तुम्हारा पति है। रिश्ते निभाने से बनते हैं, छोड़ देने से नहीं। बुआ की आंखें भर आई, मगर उनके चेहरे पर जिद थी, नहीं भैया, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी और मैं ज्योति के पास बैठा सब कुछ सुन रहा था। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। माँ और चाची की बातों में कटाक्ष झलकने लगा, कुछ लोग बसाने नहीं, उजाड़ने आते हैं। एक दिन चाची ने बर्तन धोते हुए माँ से कहा, देखना भाभी, दीदी मेहमान नहीं, कब्जा करने आए हैं। पिताजी इन बातों से बचते हुए जल्दी ऑफिस चले जाते और देर से लौटते। एक दिन मैं आंगन में खेल रहा था, बुआ मेरे पास आई, मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, सुमित, तू कितना प्यारा है, बिल्कुल मेरे भाई जैसा। मैंने पूछा, बुआ, क्या आप हमेशा यही रहेंगी? वे हंसकर बोली, तुझे बुरा लग रहा है क्या? मैंने कहा, नहीं, बस यूं ही पूछा। वे बोली, मैं सबके साथ रहना चाहती हूँ। ज्योति के लिए भी ये घर अच्छा है, तुम दोनों साथ खेलोगे, पढ़ोगे। उनकी आवाज में एक अजीब सा भरोसा था। मैं ज्योति से 4 साल बड़ा था, उसे पढ़ाता था। वो कम बोलती थी, बस सिर हिलाकर जवाब देती। एक रात जब मैं पानी पीने उठा तो मुझे माँ और पिताजी की धीमी आवाजें सुनाई दी। माँ कह रही थी, वो तुम्हारी बहन है, लेकिन उसकी हरकतें अब हम सबकी सहनशीलता के बाहर हैं। पिताजी ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, मैं उसे कैसे निकाल दूं? वो मेरी बहन है। माँ की आवाज रूंधी हुई थी, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन अब इस घर में मेरी जगह तुम्हारी बहन ने ले ली है। मैं दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि रिश्तों का भी एक वजन होता है, और कभी कभी वो इतना भारी हो जाता है कि घर की दीवारें भी कांपने लगती हैं। बुआ अब घर में किसी मेहमान की तरह नहीं, बल्कि मालकिन की तरह रहने लगी थी। काम तो कुछ करती नहीं थी, मगर दूसरों के काम में नुक्स निकालने में माहिर थी। चाचा जी ने मुझसे कई बार कहा था, बेटा, बुआ के पास मत बैठा करो, उनकी बातों में जहर होता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि सही क्या है और गलत क्या। बस इतना महसूस हो रहा था कि हमारा घर अब वैसा नहीं रहा। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। बुआ ने घर में अपनी जड़ें जमा ली थीं। चाची चुप रहने लगी, पिताजी और चाचा जी काम में उलझ गए, और ज्योति भी अब हमारे साथ स्कूल आने जाने लगी। वह अब पहले जैसी नहीं रही थी, कम बोलती थी, गुमसुम रहती थी और ज्यादातर समय अपनी माँ के साथ रहती। फिर एक दिन अचानक हमारे दरवाजे पर फूफा जी आ पहुंचे। चाचा जी ने जाकर बुआ को खबर दी। बुआ ये सुनते ही बाहर निकल आई, उनके चेहरे पर हैरानी और बेचैनी थी। फूफा जी बोले, मुझे तुमसे बात करनी है। बुआ ने सख्ती से कहा, अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा है। पिताजी और चाचा जी भी आ गए। माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन उन्होंने बात संभालते हुए फूफा जी से कहा, आइए, अंदर बैठकर बात करते हैं। सभी लोग अंदर बैठे। हम बच्चे बाहर थे, लेकिन बातों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। फूफा जी कह रहे थे, 3 साल हो गए, मैं अब बदल गया हूँ। हमारी बेटी के लिए प्लीज वापस चलो। उनकी आवाज में सच्चाई थी। लेकिन बुआ ने गुस्से से कहा, तुम कभी नहीं सुधर सकते। जब बात बात पर हाथ उठाते थे, तब कहाँ था ये बदलना। चाचा जी ने गंभीरता से कहा, प्रीति, 3 साल से तुम मायके में रह रही हो। अब समय है कि तुम अपने घर लौट जाओ। बुआ खामोश हो गईं, फिर धीमे से बोली, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी की खातिर यहाँ रह रही थी। अगले दिन बुआ ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। घर का माहौल चुपचाप और बदला बदला सा था। पिताजी खुद उन्हें स्टेशन छोड़ने गए। जाते समय बुआ ने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, हमेशा अपनी पढ़ाई में मन लगाना। मैंने उनका हाथ पकड़कर पूछा, बुआ, आप फिर कब आओगी? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब तुम मुझे बुलाओगे।
और मैं उस मुस्कान को कभी नहीं भूल पाया। बुआ ने जाते समय मेरी आंखों में देखकर कहा, हाँ बेटा, जरूरत पड़ी तो जरूर आऊंगी। फिर एक पल रुककर बोली, अब सब ठीक हो जाएगा। उनके जाने के बाद घर में एक अजीब सा सुकून छा गया, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। माँ और चाची दोनों प्रसन्न थीं। रात का खाना भी सालों बाद सबने मिलकर एक साथ खाया। अगले दिन मैं और किरण, जो मेरी चाचा जी की बेटी थी और मुझसे 2 साल छोटी थी, आंगन में खेल रहे थे। दोपहर के खाने के बाद हम ऊपर वाले कमरे में चले गए, जहां खिलौने बिखरे हुए थे। खेलते खेलते मैंने किरण से कहा, चलो आंख मिचौनी खेलते हैं। मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और गिनती शुरू की। तभी अचानक नीचे से जलने की बदबू आने लगी। मैंने फौरन पट्टी हटाई और हम दोनों ने खिड़की से नीचे झांका। चारों ओर धुआं फैला हुआ था, किचन से आग की लपटें उठ रही थीं। हम डर से कांप उठे। नीचे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। आंखें जलने लगी थीं, सांस लेना मुश्किल हो गया था। हम सीढ़ियों से नीचे भागने ही वाले थे, लेकिन धुआं इतना घना था कि वापस ऊपर आकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। खिड़की से बाहर देखा तो सड़क पर भीड़ जमा हो चुकी थी। किरण डर के मारे रो रही थी, सुमित, हम मर जाएंगे, कुछ करो। मैं भी भीतर से टूट चुका था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड आ गई। पानी की बौछारें, सीढ़ियां सब लग चुकी थीं। एक फायरमैन हमें खिड़की से निकालकर नीचे ले गया। पीछे पूरा घर धू धू कर जल रहा था। अंदर मेरे माता पिता और किरण के माता पिता भी थे। किरण जोर जोर से चिल्ला रही थी, माँ कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं? मगर मैं खामोश खड़ा था, मेरी जुबान जैसे बंद हो चुकी थी। जब हमें चारों ओर से जलते घर के अवशेषों के बीच ले जाया गया, तब देखा कि हमारे माता पिता के शव जले हुए हालत में पड़े थे, इतनी बुरी हालत में कि उनके चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे थे। हमने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और फूट फूट कर रोने लगे। कुछ ही देर में हमें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में एक नर्स ने हमें पानी दिया, लेकिन हमारे गले से एक बूंद भी नहीं उतर रही थी। जिन लोगों ने हमें जन्म दिया, वे ही अब जिंदगी की आग में जलकर राख हो चुके थे। बुआ को जब इस हादसे की खबर मिली, तब वो दूसरे शहर में थी। दोपहर को वह तेज रफ्तार से अस्पताल पहुंची। उनके आंसू और चीत्कार दीवारों से टकरा रहे थे। मेरे भैया, मेरी भाभी, कितने अच्छे थे वो, तुम दोनों के बिना मैं कैसे रहूंगी। किरण दौड़कर उनके गले लग गई और बुआ ने उसे कसकर थाम लिया। बोली, अब मैं ही तुम दोनों की माँ हूँ। अंतिम संस्कार के बाद कुछ रिश्तेदार आए, लेकिन उनके चेहरे हमारे लिए अजनबी थे। हम बस वहां खड़े थे, टूटी हुई आत्मा लिए। मैं गुमसुम था और किरण एक कोने में बैठी थी, न रो रही थी, न ही उसकी आंखों में आंसू बचे थे। कल तक जहां हम खेलते थे, वही घर अब सिर्फ राख का ढेर बन चुका था। बुआ हमारे पास आई और हमें अपने सीने से लगाकर रो पड़ी। मत रो बच्चों, उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हारी माँ भी हूँ और तुम्हारा बाप भी। किरण उनका आंचल थामे बैठी थी और मैं उनके कंधे से लगा चुपचाप बैठा था। शाम तक बुआ ने हमें अपने साथ ले जाने की तैयारी कर ली थी। वो हमें बाजार ले गई, हमारे लिए नए कपड़े खरीदे। अस्पताल से लेकर मोहल्ले तक के कागजात उन्होंने संभाले। उन दिनों में मैंने उनके चेहरे पर थकान की एक भी लकीर नहीं देखी। फिर वह हमें अपनी गाड़ी में लेकर अपने शहर के एक तंग मोहल्ले में ले आई, जहां उनकी शादी हुई थी। वहां एक 2 मंजिल का पुराना सा मकान था, जिसमें पुराने गमले और एक छोटा सा आंगन था। दरवाजे पर ज्योति खड़ी थी और उसके साथ एक छोटा लड़का भी था, जो मुझसे कुछ ही छोटा होगा। बुआ ने हमें अंदर लाते हुए कहा, अब ये दोनों भी हमारे साथ रहेंगे। जैसे तुम मेरे बच्चे हो, वैसे ही ये भी मेरे बच्चे हैं। ज्योति ने हल्के से सिर हिलाया और एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, ये कमरा साफ है, इनके लिए ठीक रहेगा। पहली रात किरण मेरे साथ फर्श पर बिछी दरी पर सोई थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने धीरे से पूछा, क्या हम अब यही रहेंगे सुमित? मैंने आंखें बंद करते हुए कहा, शायद। बुआ ने तो यही कहा है कि अब वह हमारी माँ है। किरण उदास स्वर में बोली, माँ तो माँ होती है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। अगली सुबह बुआ एडमिशन कार्ड लेकर आई और बोली, तुम दोनों की पढ़ाई अब यहीं से शुरू होगी। मैं हर हाल में तुम्हें पढ़ाऊंगी। किरण ने दबे स्वर में पूछा, लेकिन ज्योति तो स्कूल नहीं जाती। बुआ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब वो बड़ी हो गई है बेटा, घर के कामों में मदद करती है। लेकिन तुम दोनों अभी बच्चे हो, तुम्हें शिक्षा मिलनी चाहिए। फूफा जी अक्सर चुपचाप घर में दिखाई देते थे, अगर आते भी थे तो किसी बोझ की तरह सिर झुकाए, जैसे घर में होने भर की मजबूरी हो। एक दिन जब मैं आंगन में खेल रहा था, तो भीतर से टी की आवाजें सुनाई दी। फूफा जी चीख रहे थे, कब तक तुम अपने भाइयों के बच्चों को पालोगी?
हमारे भी तो अपने बच्चे हैं। बुआ ने दृढ़ता से जवाब दिया, उनका पालन तुम्हें नहीं, मुझे करना है, और मैं करूंगी। तुम्हें परेशानी क्यों हो रही है? उस दिन मुझे समझ आ गया कि उनके रिश्ते में खामोशी से चलने वाली लड़ाई छुपी हुई है, लेकिन बुआ कभी हमें इसका एहसास नहीं होने देती थी। ज्योति ने अब किरण को रसोई के काम सिखाने शुरू कर दिए थे। वह कहती, यहाँ सब कुछ साथ चलता है, पढ़ाई भी, बर्तन भी, सफाई भी, लेकिन परेशान मत हो, मैं भी काम कर लेती हूँ। उसके लहजे में नमी थी, पर उसकी आंखों में कभी थकावट नहीं दिखती थी। मेरी नई किताबें आ गई थी, बुआ उन्हें खुद लेकर आई थी। एक रात जब सब सो चुके थे, मैंने उन्हें सिलाई मशीन पर बैठकर कपड़े काटते देखा। उनकी आंखें नींद से भरी हुई थीं, लेकिन हाथ काम में लगे थे। मैं उनके पीछे जाकर धीरे से बोला, बुआ जी, आप कब सोती हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे तब। मैं कुछ कह नहीं सका, बस चुपचाप वापस बिस्तर पर आ गया। अब नींद कम आती थी, सोचे ज्यादा। कई दिन ऐसे ही बीतते गए। घर का हर कोना हमें हमारे माता पिता की याद दिलाता था, लेकिन वही आंगन, वही सिलाई मशीन की आवाज़ अब हमें ये भी सिखा रही थी कि कुछ लोग खून के रिश्तों से नहीं, कर्म से अपनेपन का हक अदा करते हैं। मुझे नहीं पता था कि वही ममता, जो आज मेरी सुरक्षा बन गई है, एक दिन मेरे लिए सबसे कठिन इम्तिहान बन जाएगी। हम सिर्फ जिंदा रहना नहीं, जीना सीख रहे थे, और जिंदगी हमें हर रोज एक नया सबक दे रही थी। एक दिन किरण ने मुझसे कहा, कभी कभी लगता है बुआ बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनकी आंखों में कुछ छुपा हुआ है, जैसे वो कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन कहती नहीं। मैं मुस्कुराते हुए बोला, शायद हमें ज्यादा सोचने की आदत हो गई है। और हम दोनों चुप हो गए। जिंदगी रुक तो नहीं रही थी, लेकिन जैसे हमें अपने साथ घसीट रही थी और हम बस उसे झेलने की कोशिश कर रहे थे। हमें बुआ के घर आए हुए अभी 6-7 हफ्ते ही हुए थे, लेकिन इतने कम समय में बहुत कुछ बदल चुका था। सुबह की शुरुआत अब बुआ की सिलाई मशीन की आवाज़ से होती थी। वह सुबह 5 बजे से ही काम पर बैठ जाती थी। उनके कमरे में कपड़े के धागे, नाप की चिट्ठियां और ऑर्डर की लंबी लिस्टें फैली होती थी। ज्योति नाश्ता बनाती और किरण उसका हाथ बटाया करती थी। मैं अपनी स्कूल की तैयारी में लग जाता। बुआ सबसे आखिर में नाश्ता करती और कई बार खाते खाते ही फिर मशीन पर बैठ जाती। उनके पति यानी हमारे फूफा जी पूरे दिन घर से गायब रहते। जब शाम को लौटते तो आंखें लाल और चाल लड़खड़ाती होती थी, चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट जाते। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बुआ से पूछ लिया, फूफा जी को क्या हो गया है? उनकी तबीयत तो रोज खराब लगती है। बुआ ने सिलाई रोकते हुए बस इतना कहा, वो बीमार नहीं है बेटा, बस अपनी मर्जी से बीमार है। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। उनका जवाब अधूरा लगा, लेकिन मैं चुप हो गया। बुआ मेरे और ज्योति के बीच कभी कोई फर्क नहीं करती थी, लेकिन मेरे लिए उनका लगाव अलग ही था। अक्सर मेरे सिर पर हाथ फेरती और कहती, सुमित, तुझमें मुझे अपने भैया की झलक दिखती है। तू ही उनका नाम रोशन करेगा। एक दिन जब मैं स्कूल से आया तो बुआ दर्जी की दुकान से दर्जनों कपड़े सिलने के लिए लाई थी। मैं हैरान हो गया। बुआ, ये सब आपको सिलने हैं? मैंने पूछा। उन्होंने थकी लेकिन मुस्कुराती आवाज में कहा, हाँ बेटा, घर चलाना आसान नहीं होता। अब तुम बड़े हो रहे हो, समझो ये जिम्मेदारी। मैंने अपनी कॉपी खोलकर उन्हें दिखाए और कहा, बुआ जी, आज टीचर ने कहा कि मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है। बुआ ने मेरी कॉपी फौरन खोली, पढ़ा और फिर मुझे गले से लगा लिया। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। पास ही खड़ी ज्योति और किरण ये सब देख रही थी। किरण धीरे से बोली, बुआ, मेरे भी टेस्ट में अच्छे नंबर आए हैं। बुआ ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। बहुत अच्छा किया बेटा, लेकिन सुमित ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। किरण का चेहरा बुझ सा गया, मगर उसने कुछ नहीं कहा। बाद में उसने मुझसे धीरे से कहा, हुआ तुम्हें बहुत प्यार करती है, लेकिन ज्योति कभी कभी तुम्हें अजीब नजरों से देखती है। मैंने पूछा, तुझे ऐसा लगता है? वह बोली, हाँ, वो तुम्हारी बातों पर ज्यादा बोलती नहीं, मगर निगाहें कुछ और कहती हैं। मैंने बात को टाल दिया। मुझे ज्योति से कोई शिकायत नहीं, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि इस घर में मैं अब सिर्फ मेहमान नहीं रहा, मैं अब इस परिवार का हिस्सा बन चुका हूँ। एक दिन बुआ बहुत थकी हुई लग रही थी। उनके हाथों पर सिलाई के निशान थे और उनकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। मैं उनके पास गया और बोला, हुआ जी, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं मशीन चला लूंगा। उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, ये तुम्हारी जगह नहीं है। पढ़ाई करो, यही तुम्हारी दुनिया है, तुम्हें कामयाबी हासिल करनी है, और इसलिए मैं जितनी भी कुर्बानी दूं कम है। घर से हमारे फूफा जी अक्सर गायब रहते थे।
एक दिन शाम को वह पूरी तरह नशे में घर लौटे, दरवाजा जोर से ठोकर मारकर खोला और सीधे कमरे में आए। बुआ ने उनका सहारा दिया, लेकिन वह गालियां देते हुए बोले, तुम्हें क्या मिला इन बच्चों को पालकर? तुम्हारा अपना बेटा रोटी मांगता है और तुम सुमित को किताबों में पैसे बर्बाद कर रहे हो। बुआ चुप रही, उन्होंने फूफा जी को बिस्तर पर लिटा दिया। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा ये सब सुन रहा था। मेरे लिए ये सब अजीब था। बुआ मेरे लिए इतना कुछ कर रही थी, लेकिन खुद क्या सह रही है, मैं समझ नहीं पा रहा था। कई बार जब बुआ ने मेरी नहीं सुनी तो वह बस सिलाई करती रही, उनके हाथों पर छाले पड़ गए थे। एक दिन मैं उनके हाथों पर दवाई लगाते हुए बोला, बुआ जी, ये सब क्यों करती हो? हमें पढ़ाई की क्या जरूरत है? मैं कोई काम कर लूंगा, पैसे आएंगे तो तुम्हें भी काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा तुम काम करने के लिए नहीं बने हो, तुम्हें बड़ा आदमी बनना है, तुम्हारी पढ़ाई मेरा गर्व है। किरण ने भी एक दिन बुआ से कहा, हम सिलाई सीख लेते हैं, कुछ काम कर लेंगे, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। पर बुआ ने कड़क आवाज में मना कर दिया, तुम दोनों बस पढ़ो, घर के काम ज्योति देखेगी। ज्योति सब कुछ सहती रही, उसके चेहरे पर समय के साथ गुस्सा भी दिखने लगा था, लेकिन वह खामोशी से अपनी किताबों में डूबी रहती। हालात ऐसे हो गए थे कि घर का खर्च, बच्चों की फीस, राशन तक सब बुआ की सिलाई की कमाई से ही चल रहा था। कभी कभी वह पुराने कपड़े सिलती, पुराने ग्राहकों से उधार भी लेती। मैंने ये सब अपने दिल में रख लिया था। मैं समझ गया था कि हमारे सिर पर जो छत है वह सिर्फ इमारत से नहीं, बल्कि एक माँ की मोहब्बत और फैसले की नींव पर खड़ी है। मगर यह भी सच था कि हर नेक फैसले की अपनी कोई न कोई कीमत होती है, और वह कीमत कब, कैसे और किससे वसूली जाएगी, वक्त ही बताएगा। बुआ की सिलाई मशीन के पहिए के साथ साथ मेरी शिक्षा का पहिया भी चलता रहा। स्कूल में मेरा नाम हमेशा टॉप पर रहता, हर टीचर मुझे जानता था। परीक्षा के दिनों में मेरी नींद कम और पढ़ाई ज्यादा होती थी। बुआ बस इतना कहती, बेटा एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे सिर पर ये किताबें ही तेरे भविष्य का बोझ बन जाएंगी। घर का माहौल अभी थोड़ा बेहतर था। ज्योति घर के कामों के साथ साथ सिलाई भी सीखने लगी थी। घर में एक अजीब सी खामोशी बढ़ती जा रही थी। बुआ ने एक दिन अपने बेटे रोहन से कहा, अगर तुम स्कूल जाना शुरू नहीं करोगे तो मैं तुम्हें फैक्ट्री भेज दूंगी। रोहन हंसते हुए बोला, सुमित भैया तो हैं, मुझे पढ़ाई की क्या जरूरत। रोहन की उम्र स्कूल जाने के लिए ठीक ठाक हो चुकी थी, लेकिन अब वह पढ़ना लिखना नहीं चाहता था। उसने अपनी माँ से कहा, सुमित भैया पढ़ लिख कर सब संभाल लेंगे, मुझे पढ़ाई की क्या जरूरत। बुआ का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने बिना कोई सलाह दिए कहा, माँ चाहती है कि उसका हर बच्चा कामयाब हो, लेकिन अगर कोई बिगाड़ना चाहे तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। एक दिन ज्योति छत पर बैठी किरण के पास आए और बोली, ये घर कभी तुम्हारा नहीं होगा। किरण ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? थोड़ी देर चुप रहने के बाद ज्योति ने कहा, तुम इसे कभी नहीं समझोगी। मुझे ये बातें देर से पता चली, लेकिन इतनी देर भी नहीं कि नजरअंदाज की जा सके। स्कूल में मेरे एग्जाम चल रहे थे। एक दिन मेरा पेन खो गया तो बुआ ने रात को सिलाई का काम छोड़कर पहले मुझे नया पेन दिलाने दुकान के चक्कर लगाए। लौटते वक्त वह थकी हुई थी, पर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी पढ़ाई में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं हर दुकान जाकर तुम्हें पेन दिलवाऊंगी। मैंने कहा, हुआ जी, आपको आराम करना चाहिए था, मैं कल स्कूल से ही पेन ले लेता। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, बेटा पहले मांगना सीखो, तभी सब कुछ मिलेगा। डरना नहीं चाहिए कि कोई कुछ छीन लेगा। देना वाला होना है, मांगने वाला नहीं। उनकी ये बातें मेरे दिल पर गहराई से छा गईं। इंटर के टाइम मैंने स्कॉलरशिप फॉर्म भरा। स्कूल वालों ने पूरी मदद की और प्रिंसिपल ने कहा, सुमित तुम हमारे स्कूल का गर्व हो। अगर तुम स्कॉलरशिप पर निकल गए तो आने वाले बच्चों के लिए भी रास्ता खुल जाएगा। मैं खुश होकर घर आकर बुआ को ये खबर सुनाया। वह बहुत खुश हुई, मेरे लिए मिठाई मंगवाई और मोहल्ले की महिलाओं को बुलाकर कहा, यह मेरा बेटा है जो बड़ा आदमी बनेगा। मोहल्ले में लोग कहते थे कि बुआ बच्चों को ठीक से खाना भी नहीं देती और अपने भाई के बेटे पर सब कुछ लुटा रही है। बुआ ने कभी इन बातों का जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप काम करती रही। मैं जानता था कि उनका दिल बहुत दुखता है। एक दिन ज्योति ने मुझसे कहा, तुम हमारे लिए बहुत खास हो। मेरी माँ तुम्हारे लिए बाजार जाती हैं, लेकिन अपनी शादी की बात आए तो मुझे बाहर बैठा देती हैं। अब हम जवान हो चुके थे और एक दूसरे की परेशानियों को खामोशी से समझते थे। मेरे पास ज्योति की बात का कोई जवाब नहीं था। वहीं रोहन अब धीरे धीरे देर से घर आने लगा था। रोहन के कपड़ों से शराब की बदबू आती थी।
एक दिन हुआ जी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, तुम्हें मैंने इसी दिन के लिए बचाया था, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। रोहन गुस्से में दरवाजा जोर से बंद करके बाहर चला गया। रात को जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तब हुआ चुपचाप मेरे कमरे में आए और मेरे पास बैठ गई। कुछ देर खामोशी के बाद वह धीरे से बोली, कभी कभी मन सब कुछ पाने के बाद भी खाली रह जाता है, और सुमित, तुम मेरा वो खालीपन हो जिसे मैं भर रही हूँ। मैं उनकी तरफ देख रहा था, पर कुछ कह नहीं पाया। मुझे स्कॉलरशिप मिली थी और शहर के एक फेमस कॉलेज में एडमिशन का ऑफर भी था। फीस कम थी, फिर भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। मैं खुश था, लेकिन अंदर बेचैनी भी थी। घर आकर मैंने बुआ को सारी बातें बताईं। उन्होंने ध्यान से सुना और हर खर्च का हिसाब लगाया। कुछ देर खामोश रहने के बाद उनके चेहरे पर वही थकावट थी जो हर महीने के अंत में दिखती थी। फिर उन्होंने कहा, फीस कितने दिन में जमा करनी है? मैंने कहा, 5 दिन के अंदर। बुआ ने मोहल्ले की एक औरत से सिलाई का अतिरिक्त काम ले लिया और देर रात तक मेहनत करती रही। 2 दिन बाद किरण मेरे पास आए और बोली, बुआ जी के हाथों पर छाले पड़ गए हैं, तुम्हें पता है। तुम देखना नहीं चाहते। मैं बुआ को रोकने की कोशिश करता, हुआ जी, आपको आराम करना चाहिए। मेरा किसी सरकारी कॉलेज में भी एडमिशन हो सकता है। उन्होंने तुरंत मना कर दिया, नहीं बेटा, तुम्हें वहीं पढ़ना होगा जहां तुम्हारा मुकाम है। कमजोर माहौल से निकलना है तो शिक्षा में समझौता नहीं होगा। चौथे दिन वह छोटे से डब्बे के साथ मेरे पास आए और बोली, ये लो बेटा, तुम्हारा एडमिशन पूरा हो जाएगा। डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें सोने की बालियां थीं, जो मैंने बचपन से बुआ के कानों में कभी देखी थी। मेरा दिल भारी हो गया। नहीं हुआ जी, यह आपकी अमानत है, आपकी अपनी चीजें हैं, इसे मैं नहीं ले सकता। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अब ये तुम्हारी है। यह मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए रखी थी। जब तुम कामयाब हो जाओगे तो यही मेरी शान होगी। मैंने उनकी बालियां अपने हाथों में लेते हुए अंदर से भर आया। अगले दिन वह बालियां एक जानने वाली सुंदर के पास लेकर गईं और उसी दिन मेरे कॉलेज का रजिस्ट्रेशन हो गया। हॉस्टल की फीस भी जमा हो गई। जैसे ही मेरा एडमिशन पूरा हुआ, मेरे लिए नई दुनिया के दरवाजे खुलने लगे। हॉस्टल के नए कमरे, नए चेहरे और नए नियम थे, जो मेरी जिंदगी में एक नया अध्याय लिखने वाले थे। मैं पहली बार घर से दूर था, लेकिन बुआ की आंखें और उनकी ममता हर पल मेरे साथ रहती थी। हफ्ते के अंत में मैं उन्हें फोन करता और वह हमेशा पहले यही पूछती, खाना समय पर खा रहे हो ना? फिर सावधानी से कहती, पढ़ाई से मन मत चुराना, ऐसा न हो कि दोस्तों की मस्ती में सब भूल जाओ। यहाँ तक पहुँचने के लिए हम दोनों ने बहुत मेहनत की है। मैं उन्हें दिलासा देता, बुआ जी, मुझे सब याद है। शहर की रौनक थी, लेकिन उस रौनक के पीछे कितने चेहरों की हकीकत छुपी थी, ये धीरे धीरे समझ में आने लगा। एक दिन मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, तभी किरण का फोन आया। वह सिर्फ सुमित कहकर चुप हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ किरण, सब ठीक है ना? इस वक्त फोन क्यों किया? उसकी रोती हुई आवाज आई, भाई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं खामोश रहा, फिर कहा, जो भी है साफ साफ बताओ। उसने कहा, हम बचपन से साथ रहे हैं, और अब तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मेरे हाथ से पेन गिर गया। मुझे एहसास हुआ कि मेरा जाना उसके लिए कितना भारी पड़ा है। मैंने कहा, किरण, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे भी तुम सबकी बहुत याद आती है। और इसके बाद उसने फोन काट दिया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। किताबें पास रखी थी, लेकिन मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। हॉस्टल की जिंदगी सरल नहीं थी, खाने को साधारण सा भोजन, समय की तंगी और पैसों की कमी हमेशा बनी रहती थी। स्कॉलरशिप से सिर्फ कॉलेज की फीस भर पाती थी, लेकिन बाकी सारे खर्चे बुआ के सिर थे। एक दिन बुआ का फोन आया, उन्होंने बताया कि वे अब शाम को भी कपड़े सिलने जा रही हैं। मैंने कहा, हुआ जी, मैं भी कुछ छोटा मोटा काम करना चाहता हूँ, ताकि आपका बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। उन्होंने दृढ़ता से मना कर दिया, तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ाई है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं जानता था कि वह थक चुकी थी, फिर भी उनकी जुबान पर कभी शिकायत नहीं आई। उसी दिन मैंने ठान लिया, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं कह सकूं, अब आप आराम कीजिए, अब सब मैं संभाल लूंगा। हॉस्टल की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, लेकिन खर्चों का दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। किताबें, नोट्स, खाने पीने की छोटी छोटी चीजों के लिए हर बार मुझे बुआ की तरफ ही देखना पड़ता था। वह पहले ही कमजोर हो चुकी थी, लेकिन हर दिन अपना आराम मेरे लिए कुर्बान करती जा रही थी। एक दिन फोन पर उनकी बेहद थकी हुई आवाज सुनाई दी।
मैंने फौरन पूछा, बुआ जी आपकी आवाज़ बहुत धीमी लग रही है, सब ठीक तो है ना? उन्होंने फ़ोन पर कहा, बेटा बस काम थोड़ा बढ़ गया है, 2 नए ऑर्डर लिए हैं जिन्हें जल्दी पूरा करना है। मैंने कहा, हुआ जी कुछ दिन में छुट्टी मिल जाएगी, मैं आकर आपका कुछ हाथ बटा दूंगा। उन्होंने मुझसे प्यार से कहा, रंजीत तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, हम सब यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। फ़ोन बंद होते ही मैं कई देर तक सोता रहा। मन में एक ठान थी कि अब समय आ गया है, मुझे कुछ करना चाहिए। अगले दिन सुबह कॉलेज के पास मैंने एक छोटे से व्यवसाय पर नज़र डाली, एक छोटी सी जगह जहाँ दिन में खाने पीने की चीज़ें बिकती थीं। वहाँ मैंने छोटे से होटल वाले बाबा जी से बात की और कहा, अगर मैं यहाँ राजमा और छोले चावल का छोटा सा ठेला लगा लूँ तो। उन्होंने ऊपर से नीचे तक मेरा मुआयना करते हुए कहा, बेटा तुम तो स्टूडेंट लगते हो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, कोई और काम देखो। मैंने हिम्मत दिखाते हुए कहा, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस इज्जत होनी चाहिए। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, एक कोने में जगह है, साफ रखो, वक्त पर आओ तो कोई एतराज नहीं होगा। मैंने अगले ही दिन ठेले की तैयारी शुरू कर दी। हॉस्टल में रात को पढ़ाई करता, सुबह कॉलेज जाता और दोपहर में कॉलेज के पास ठेले पर राजमा चावल बेचता। शुरू के 2-3 दिन थोड़े ग्राहक आए, उन्होंने पूछा, तुम स्टूडेंट लगते हो? मैंने कहा, हाँ पढ़ाई भी कर रहा हूँ, साथ में काम भी। धीरे धीरे यह मेरी आदत बन गई। ठेला खोलने से जो आमदनी होती, उससे मैं कॉलेज की किताबों और फाइलों का खर्च उठाने लगा। हॉस्टल की कैंटीन से खाना लेना भी बंद कर दिया था, जो बचत होती वही मैं अपने लिए रखता। रात को हॉस्टल वापस आकर किताबें खोलता और कानों में बुआ जी की आवाज़ गूंजती रहती, अपना समय बर्बाद मत करना, तुम्हें किसी की बैसाखी नहीं चाहिए। एक रात खिड़की के पास बैठा था कि फिर से किरण का कॉल आया। उसने पूछा, सुमित सो तो नहीं गए? मैंने कहा, नहीं, बस नोट्स तैयार कर रहा था। तुम कैसी हो? कुछ देर खामोशी के बाद उसने कहा, बुआ जी की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही, सिलाई करते करते उनकी कमर में दर्द रहता है। मैंने हैरानी से पूछा, उन्होंने तुमसे कुछ बताया नहीं? किरण बोली, हाँ वो तुम्हें नहीं बताएंगी, हमें भी बहुत कुछ छुपाती हैं, लेकिन मैं सब देख रही हूँ, वह बहुत थक रही है। ज्योति भी अब अलग रहने लगी है, रोहन भी दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, और फूफा जी के बारे में तो तुम जानते ही हो, काफी समय से घर आए नहीं। बुआ जी को उनकी कोई फिक्र नहीं है, वह समझ गई है कि नशे की हालत में कहीं मर गए होंगे। मैंने पूछा, ज्योति अलग अलग रहने लगी है, इसका मतलब क्या? किरण ने बताया, वो अब बस अपने काम से मतलब रखती है। शायद बुआ जी का बर्ताव उसे अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि तुम लोग ही मेरी माँ के लिए सब कुछ हो, हम कुछ नहीं। मुझे एक झटका सा लगा, क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है? किरण ने शांत स्वर में कहा, नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं, बस माहौल बदल गया है, सबके दिलों में कुछ न कुछ जमा हो रहा है। मैं खामोश हो गया। किरण की आवाज़ अब पहले जैसी नहीं थी, धीमी और थकी हुई। मैंने चिंता से पूछा, तुम ठीक हो ना किरण? थोड़ी देर चुप रहकर उसने कहा, मुझे कुछ दिनों से बुखार है, लेकिन बुआ जी कहती है कि मेरे सब बीमार पड़ने के बहाने हैं। वो मानती है कि घर का काम करने से सेहत बनती है। मैंने कहा, तो तुम डॉक्टर के पास चली जाती। वह धीरे से बोली, नहीं जा पाए, डॉक्टर को फीस कैसे देती? ज्योति कहती है कि अब मुझे भी सिलाई सीखनी चाहिए, लेकिन बुआ जी का पूरा ध्यान तो सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई पर है। उसकी आवाज़ में थकान थी, लेकिन शिकायत नहीं, बस एक हल्की सी उम्मीद थी कि कोई उसकी सुने। मैंने उससे कहा, किरण तुम खुद को अकेला मत समझो, परीक्षा खत्म होने दो, मैं आऊँगा, हम मिलकर कुछ बेहतर सोचेंगे। तुम्हारी बातों से मुझे सुकून मिलता है। मैं अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, और सबसे पहले मैं ज्योति की शादी करवाऊंगा। फिर तुम्हारे लिए भी एक अच्छा सा हमसफर ढूंढूंगा, क्योंकि अब तुम ही मेरी जिम्मेदारी हो। चाचा चाची तो नहीं रहे, लेकिन तुम्हारा भाई अब है, जो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा। किरण से बात करने के बाद मेरे मन में उथल पुथल थी। किताबें सामने थीं, पर शब्द धुंधले लग रहे थे। अगले दिन मैं फिर काम पर गया। ग्राहक आते रहे, कुछ तारीफ करते, कुछ दाम पर बहस, पर मेरा ध्यान बार बार इस सोच में चला जाता कि अब मुझे जल्दी से जल्दी कुछ बनना है। अब ये सिर्फ मेरी पढ़ाई या आत्मनिर्भरता का सवाल नहीं था, ये बुआ जी, किरण और मेरे पूरे वजूद का सवाल बन गया था। मैंने खर्चों में कटौती शुरू कर दी, खाने में कमी, गैर जरूरी चीज़ों से दूरी, और कुछ ही हफ्तों में इतना बचा लिया कि अगले सेमेस्टर की फीस खुद भर सकूं। जब बुआ जी को ये बताया तो उन्होंने गर्व से कहा, सुमित ने मर्द बनने का सबूत दे दिया। मैं मुस्कुरा पड़ा और बोला,
मर्द वो होता है जो माँ का बोझ हल्का करे, औरत का नहीं बढ़ाए। बुआ जी ने मुझे पहली बार इतने ध्यान से देखा था जैसे कुछ कहना चाहती हूँ, पर शब्द उनके होठों तक आकर ठहर गए। मैंने उनकी खामोशी नोट कर ली थी। उस वक्त मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो मेहनत या हार। और मैंने पहले वाला चुना। एग्जाम्स का दिन आ चुका था। तैयारी पूरी थी, लेकिन दिमाग में हल्की सी बेचैनी थी। जब मैं परीक्षा हॉल में दाखिल हुआ तो वहाँ कई स्टूडेंट्स थे, कुछ आत्मविश्वास से भरे, कुछ तनाव में। मैंने अपनी सीट ढूंढी, गहरी सांस ली और पहला पेपर शुरू किया। मेरे दिल में बस एक ख्याल था, ये सफलता बुआ जी की दुआओं का असर है। परीक्षा के दौरान एक मिनट के लिए भी मेरा ध्यान भटकता नहीं था, हर सवाल को पूरी लगन से हल करता रहा। जब आखिरी सवाल पर मैंने कलम रखी तो अंदर उम्मीद की एक किरण जगी। परीक्षा खत्म होने के बाद हॉस्टल में सभी मुझसे यही पूछते रहे, क्या लगता है रिजल्ट कैसा होगा। मैं मुस्कुरा कर कहता, मेहनत और किस्मत साथ दे तो जरूर कामयाब हो जाऊंगा। कुछ दिनों बाद कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ते हुए मेरा फोन बजा। फोन पर बुआ जी की आवाज में खुशी की चमक थी। सुमित, तुम्हारा नाम टॉप 10 में है बेटा, तुम कामयाब हो गए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मानो समय थम सा गया हो। खबर तेजी से फैली और कॉलेज में एक फंक्शन रखा गया, जहां मीडिया भी मौजूद थी। माइक हाथ में लेकर मैंने कहा, मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा श्रेय मेरी माँ को जाता है, जिन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया लेकिन जिंदा रखा। मेरी बुआ, जो सुबह से रात तक सिलाई करती रही ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। जब एक रिपोर्टर ने बुआ जी का नाम पूछा तो मैंने गर्व से बताया, प्रीति वर्मा। वह मेरे लिए सिर्फ बुआ नहीं, बल्कि माता पिता और सब कुछ हैं। फंक्शन के बाद टीचर्स और प्रोफेसर्स ने मुझे बधाई दी और कहा कि तुम जैसे स्टूडेंट हमारे लिए गर्व हो। मेरे नाम की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। जब मेरी पोस्टिंग का लेटर हाथ लगा और पता चला कि मैं स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में नियुक्त हुआ हूं, तो वहां मौजूद सभी ने तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया। मैं घर लौटने को बेताब था, न केवल बुआ जी का धन्यवाद करने, बल्कि यह तय करने की अब ज्योति की शादी भी करवाई जाएगी। शहर की एक बड़ी कन्फेक्शनरी से मिठाइयों का डब्बा लेकर मैं अपने घर के लिए रवाना हुआ। जब पुरानी यादों वाला वह आंगन सामने आया, जहां कभी सिलाई की आवाज गूंजती थी, वहीं अब सब कुछ बदल चुका था। मेरी आंखों में नमियां आ गई। मैं दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, लेकिन अंदर से जो माहौल था वह मेरी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। जब ज्योति ने दरवाजा खोला तो उसके चेहरे पर जो सन्नाटा और खामोशी थी, उससे साफ था कि अब कुछ ठीक नहीं था। उसने बिना किसी सवाल के मुझे अंदर आने का इशारा किया, पर मेरे दिल को कोई सुकून नहीं मिला। घर के अंदर सब वही पुराना था, पर एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। मेरी नजरें बेचैन होकर किरण को खोज रही थी, लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। धीरे से मैंने पूछा, बुआ कहाँ हैं? ज्योति ने कमरे की ओर इशारा किया। मैं मिठाई का डब्बा लेकर उस कमरे की तरफ बढ़ा, जहां कभी हुआ सिलाई किया करती थी। दरवाजे के पास पहुंचते ही अंदर से आवाज आई, उठ जा, बीमारी को बहाना मत बना। बुखार तो क्या हुआ? बुखार तो सबको आता है, क्या बुखार में कोई काम नहीं किया जाता? यह आवाज मेरी बुआ जी की थी, मगर उनके लहजे में सख्ती थी। अंदर से किरण की धीमी लेकिन घबराई हुई आवाज सुनाई दी, बुआ जी, भगवान के लिए मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए, मैं तो सारे काम करती हूँ, आपकी बेटी तो आपसे बात तक नहीं करती। फिर बुआ जी की आवाज तेज हुई, क्या भूल गई है कि तेरे माता पिता कैसे मारे गए थे? अभी तेरे साथ जुबान चल रही है, और मेरी जुबान भी। मैंने सुमित को पाला पोसा, बड़ा किया, उसकी माँ के जेवर बेचकर तेरी शादी का बंदोबस्त किया। मैं दरवाजे पर खड़ा था, उनकी हर एक बात जैसे मेरे दिल पर चोट कर रही थी। तभी किरण की आवाज आई, डर और धमकी के बीच, अगर सुमित को सब कुछ पता चल गया तो? बुआ ने सख्ती से कहा, कौन बताएगा सुमित को? अगर तूने उसे कुछ भी बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी, जैसे तेरे माता पिता को मारा था। गैस लीक की थी खुद ने, किसी को पता नहीं चला था। मैंने खामोशी से जाकर गैस लीक की थी, तब किसी को कुछ पता नहीं चला, अब भी किसी को पता नहीं चलेगा। उन शब्दों ने मेरे हाथ से मिठाई का डब्बा छूटवा दिया, जो जमीन पर बिखर गया। वहां खामोशी छा गई। कुछ देर बाद जब दरवाजा खुला और बुआ जी ने मुझे देखा, तो उनकी आंखों में अचानक आश्चर्य था। उन्होंने कहा, बेटा तुम यहाँ, तुम आ गए, तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं पीछे हट गया, मेरी आंखों में सवालों का तूफान था, दिल में हलचल थी। मैंने कहा, बुआ जी, आपने मेरे लिए सब कुछ किया, सिर्फ मेरा सपना पूरा करने के लिए। लेकिन जो पीछे हुआ, जो आपने मेरे माता पिता को आग में खो दिया, जो सच आपने मुझसे छुपाया, वह सब क्या था?
बुआ जी ने मेरे हाथ थामते हुए धीरे कहा, बेटा, मैंने तुम्हें वो बनाया जो मैं चाहती थी कि तुम बनो। अब आगे बढ़ो। पर मेरे दिल और दिमाग में सवालों की गूंज लगातार उठ रही थी, जो जवाब मांग रही थी। ज्योति और किरण ये सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। मैं ज्योति की ओर देखा, जो दीवार के सहारे कमजोर और खामोश खड़ी थी। हमारी नजरें मिली। उसने धीमे से कहा, सुमित, अब जब सब तुम्हारे सामने है, तो फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। हेडक्वार्टर, मुझे एक इमरजेंसी गिरफ्तारी करवानी है। बुआ पीछे हटते हुए बोली, नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें पाल पोसकर बड़ा किया है। आज तुम पुलिस ऑफिसर बन गए हो और अब मुझे ही गिरफ्तार करवाना चाहते हो। मैंने ठंडी आवाज में कहा, शायद आप ही ने मुझे इसी दिन के लिए पुलिस अफसर बनाया था। अब पुलिस अफसर बनने के बाद मैं सबसे पहले अपने ही घर के आरोपी को जेल भेजूंगा। थोड़ी देर बाद पुलिस घर पहुंच गई। मैंने अपना फैसला नहीं बदला और बुआ जी को जेल भेज दिया। उस दिन से मैं सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा जिसे किसी ने गोद लिया था। कानून के सामने सब बराबर थे। बुआ जी तो चली गई, लेकिन मेरे अंदर जो तूफान था वह काबू में नहीं आ रहा था। मैं अपनी वर्दी पहनकर मिठाई के डिब्बे के साथ उसी आंगन में खड़ा था जहां कभी सिलाई मशीन की आवाज गूंजती थी। ज्योति भी वहीं बैठी थी और किरण खामोशी से कमरे में चली गई। मैं अभी तक सोच रहा था कि मेरी जिंदगी का वह हिस्सा कैसे टूट गया। वह औरत जिसे मैंने मां समझा, जिसने मेरे सपनों को पाला, वही मेरे माता पिता की असली कातिल निकली। मैंने अपना सिर धोया और खामोशी से किरण के पास गया। तुम्हें ये सब कब से पता था और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने धीरे से कहा, मुझे कुछ ही दिन पहले पता चला था। शायद मैं बताती, पर तुम मेरी बात सुनते ही नहीं, क्योंकि वह तुम्हारे लिए सब कुछ थी। उसकी आवाज में शिकायत नहीं, सिर्फ थकावट थी। मैंने सिर पकड़ लिया। कितना बड़ा धोखा था ये। किरण ने कहा, मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन जो किया वह सब अपना मतलब निकालने के लिए था। और सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि वह मुझसे कहती थी जैसे मैं कोई बड़ा अपराध कर रही हूँ। मैंने कहा, मैं सब ठीक कर दूंगा। बुआ जी को उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। उन्होंने हमारे माता पिता को हमसे अलग किया। मैं बचपन से ही उन्हें पसंद करता था, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे अच्छे संस्कार दिए थे। वह बुआ जो खुद के बच्चे थे, ज्योति की माँ बनने की बजाय अपनी खुद की सोच में बंधी रही। ज्योति कभी अपनी माँ को बुरा भला कहती थी और रोहन को चोरी करते पकड़कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बुआ का पूरा घर बर्बाद हो चुका था और यह सब उन्होंने अपने ही परिवार पर किया था। मैंने ज्योति और किरण से कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, अभी भी जिंदा हूँ और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बुआ जी का केस अदालत में चल रहा था। मीडिया ने मुझसे पूछा, पहले तुम अपनी बुआ की तारीफ करते थे, अब उसे जेल क्यों भेज दिया? मैंने बेधड़क कहा, मेरी बुआ ने मेरे माता पिता और चाचा चाची को जानबूझकर मारा। वह एक कातिल है। शुरू से ही उसने मुझसे बहुत मोहब्बत दिखाई, पर असलियत कुछ और थी। उन्हें अपने बेटे से उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे थी। इसलिए उन्होंने मुझ पर मेहनत की, मुझे तैयार किया ताकि मैं उनका नाम रोशन कर सकूं। मैं नहीं जानता था कि कातिल कभी छुप नहीं सकता। कानून सबके लिए बराबर है। अब मैं अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू करना चाहता था। सबसे पहले मैंने ज्योति के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा और उसकी शादी एक अच्छे लड़के से करवा दी। फिर किरण के लिए भी एक अच्छी जगह और लड़का खोजा और उसकी भी शादी हो गई। मैं भले ही आज बुआ जी के घर पर अकेला हूँ, लेकिन मुझे सुकून है कि मेरी दोनों बहनें अपने अपने ससुराल में खुश हैं। मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारी अब सुरक्षित हाथों में है।